हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स। सो जैसा कि जेके एसएसबी ने काफ़ी पोस्ट निकाली हैं इस टाइम पे, तो सभी में मुझे लगता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग या मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं रखा हुआ है। मतलब अकाउंट्स असिस्टेंट को छोड़ दो, उसका तो टोटली डिफरेंट सिलेबस है, बट बाकी में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मैथ का रोल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको मैथ पढ़ाएंगे, बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे, बट हम स्टार्ट मैथ से करने वाले हैं। और इन्होंने मैथ में हर जगह यही मेंशन किया है कि आपको बेसिक अरिथमेटिक ही आएगा। बेसिक इन द सेंस कि आपके कुछ चैप्टर्स तो आपके तैयार होने चाहिए हर वक्त, जैसे कि परसेंटेज, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और एवरेज हो गया जैसे एक छोटा चैप्टर है ये। और अगर किसी एग्ज़ाम में प्रॉफिट लॉस भी है तो वो भी आप परसेंटेज के साथ पढ़ सकते हो। बेसिक अरिथमेटिक में तो इतनी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा और पढ़ना हो तो आप फिर मिक्सचर एलिगेशन पढ़ सकते हो। SICI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी किसी एग्ज़ाम की डिमांड हो सकती है। तो हम मिनिमम इतना तो कवर करेंगे एटलीस्ट। जब भी आपका फरवरी या मार्च, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, तब तक हम इतना ही कवर करने की आराम से कोशिश करेंगे। और जो जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा ना, वहाँ से तो आप मान के चलो आपका आधा नंबर नहीं कोई काट सकता, क्योंकि हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम की डिमांड रहने वाली है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल कैट लेवल के क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपने जो एग्ज़ाम देना है वो ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का, और आप JK SSB का लेवल जानते हो। वो आपको SSC CGL Tier 2 के क्वेश्चन या कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो वही क्वेश्चन पूछने वाला है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। बेसिक अरिथमेटिक का ये मतलब होता है। एडवांस अगर वो पूछ रहा है तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी जो हर कोई नहीं कर पाएगा। बट ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है आराम से। जिसने 10th के बाद पढ़ा है मैथ, नहीं पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई खास कोचिंग की ज़रूरत है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ही पकड़ लो, आप किसी भी ऐसे इंसान को दे दो जिसको थोड़ी बहुत मैथ की नॉलेज है, मतलब 8th 9th का ही बच्चा है, वो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बना सकता है। क्योंकि क्या ही होगा, CP SP MP, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, यही सब चीज़ें तो इन्वॉल्व होंगी। और ये सब चीज़ें हम डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं किसी न किसी तरीके से। मतलब जैसे कोई बोल दे आपको कि आपने कोई चीज़ खरीदी कितने की, वी डोंट नो, बट आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो आपने जिसको बेची आगे, उसने फर्दर किसी को बेच दी एट ए लॉस ऑफ से 10%। आपने बेची प्रॉफिट परसेंट पे 20% के, और दूसरे बंदे को आपने जिसने आपसे ख़रीदी थी उसने भी फर्दर किसी को सेल कर दी एट अ लॉस ऑफ 10%। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के 100 तरीके हो सकते हैं, बट कोई अगर बिल्कुल ही नया इंसान है वो कैसे ट्राई करेगा? वो बोलेगा कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे को वो चीज़ 100 रुपये की पड़ी थी, तो वो बोलेगा अगर 20% प्रॉफिट पे बेची है तो ज़रूर मैंने 100 की चीज़ कितने की सेल की है, 120 की। 120 की तो मैंने सेल की है इस बंदे को, फिर इसने एट ए लॉस ऑफ 10% बेचा है ना, तो इसको लॉस होगा। तो मतलब ये इससे महंगी करके तो नहीं बेच रहा है, इससे सस्ती बेच रहा है, तो 10% इसका कम कर दो। 120 का 10% कितना होता है? 12। 12 कम कर दो, मतलब इसने 108 की बेची है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके CP में और इसके SP में क्या रिलेशन है, तो साफ साफ दिख रहा है इसका SP आपके CP से 8% ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, हर बंदे की अलग अप्रोच होती है। तो मेरा काम है आपके अंदर अप्रोचेस डेवलप करना अलग अलग, कि एक क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आप देख सकते हो कि यार नंबर ऑफ़ मेथड्स हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। ऐसा नहीं है कि आपको रिजिड नहीं होना है कि जो मैंने बता दिया यही इकलौता मेथड है, नहीं, जो आपको क्लिक कर जाए। हम स्टार्ट करते हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। चलो लेट्स स्टार्ट। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो जितना आप नॉर्मली सोचते हो कि ये 20 मिनट की हो या 15 मिनट की हो, मे बी ये 25 to 30 मिनट्स की हो, बट आप कभी भी एट नो पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील बोर्ड। आपको मज़ा आएगा, बस ये मेरी गारंटी है। बस आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो यार आपका रेशियो तो तैयार हो जाएगा चैप्टर आराम से। चलो एक बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको रेशियो का आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है तो हम इसको रीड कैसे करते हैं? A:B। कुछ बच्चे A:B बोलते हैं, जो कि गलत है, A:B बोलते हैं इसको। किसी भी रेशो में ज़रूरी नहीं 2 एलिमेंट्स हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है A:B:C, मोर देन 2 कितने भी हो सकते हैं, हम मिनिमम 2 लेके चलते हैं।
तो जब दो होंगे तो फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और सेकंड वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, बट हाँ कभी कभार क्या करता है वो छोटे से क्वेश्चन में आपसे बारीक चीज़ पूछ लेगा। जैसे ये नहीं बोलेगा वो कि A/B = 2:3, वो बोल देगा एंटीसीडेंट इज़ 2 एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ 3। तो फिर जब बच्चे को पता ही नहीं होगा एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, तो वो आगे क्वेश्चन कैसे करेगा। तो ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। जब आपको इतना पता है फिर आपको वो ऐसा कर सकता है कि यहाँ 2 एलिमेंट्स की रेशो दे रहा है और फिर यहाँ भी 2 एलिमेंट्स की रेशो दे रहा है और फिर तीनों की इकट्ठी पूछ रहा है। अब अगर यहाँ भी 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो यहाँ 4 की पूछनी चाहिए थी। बट अब एक चीज़ ध्यान से नोटिस करोगे कि इन दोनों में एक एलिमेंट तो सेम है, यहाँ भी B आ रहा है और यहाँ भी B आ रहा है। फर्स्ट रेशो दी थी A/B और दूसरी रेशो दी है B/C, तो एक एलिमेंट कॉमन है तो टोटल एलिमेंट्स 3 हुए और उन्हीं तीनों की कंबाइंड रेशो पूछ रहा है। तो जब भी कंबाइंड रेशो पूछे आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछा है वो यहाँ लिखो। A/B/C पूछ रहा है तो यहाँ ऐसे लिख लो, ठीक है। जिन तीनों की रेशो पूछी है वो लिख लो। फिर आपको A और B की रेशो दी है, कितनी दी है, 2:3, तो ऐसे लिख लो। यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं वो बस ऐसे लिखते जाओ। फिर आपको दी है B/C, तो B/C इस लाइन में तो फिट नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि यहाँ B ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। B/C कितना आ जाएगा, 4:5। इतना काम तो कर सकते हैं हम। अभी हमने कुछ नहीं किया। A/B क्वेश्चन में दिया था 2:3, B/C भी क्वेश्चन में दिया था 4:5। और मैंने ऐसा क्यों लिखा तीनों को इकट्ठा, क्योंकि तीनों के रेशियो तो पूछ रहा है आपसे A/B/C, तो मैंने तीनों को पहले इकट्ठा लिख लिया। जो पूछ रहा है वो पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन से वैल्यू उठा के लिखो। फिर क्या करोगे आप, फिर आप ध्यान से देखोगे आपके पास ये स्पॉट खाली रह गया और यहाँ पे ये स्पॉट खाली रह गया, 2 स्पॉट खाली रह गए ना। तो यहाँ पे आप क्या फिल किया जाए, तो यहाँ पे वही फिल करना है जो इसके सामने दिख रहा है। इसके सामने आपको 3 दिख रहा है तो यहाँ 3 लिख दो। सिमिलरली यहाँ क्या फिल किया जाए, जो इसके सामने दिख रहा है, इसके सामने आपको 4 दिख रहा है तो जस्ट फिल 4 हेयर। इज़न्ट दैट इजी। जो इसके सामने दिख रहा है वो भर दो और जो इसके सामने दिख रहा है वो भर दो सामने। ऐसा नहीं कि जो इसके ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर 2 भी दिख रहा था, ऊपर नहीं देखना है, सामने या ऐसे बिल्कुल ऐसे 3। यहाँ पे तो इसके साथ 5 भी दिख रहा है, नीचे या ऊपर नहीं देखना आपको, ऐसे देखना है, इस साइड या इस साइड, इधर लेफ्ट और राइट। जब ऐसा हो गया फिर दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, आप देखोगे क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है। मतलब जैसे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो अगर इस लाइन में भी कहीं 4 आ जाता, ज़रूरी नहीं है यहाँ आता, ऊपर भी आता, तो मैं 4 थ्रू आउट कैंसिल कर सकता था, क्योंकि रेशो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कहीं पे रेशो आपको ऐसी दिख जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ी है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब तक कटती है तब तक काटो। तो आपको दिख रहा है इसमें 5 कॉमन है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी हुई। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, जब भी रेशो इस फॉर्म में आए तो सिंपलेस्ट में चेंज करो। तो आप बोलोगे 5 4 = 20, 5 5 = 20, तो 4:5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसको फर्दर काटना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे कुछ कॉमन होता तो मैं काट देता, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, 4 में 2 तो है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ और यहाँ 5 नहीं है। इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। जो A के नीचे दिख रहे हैं ना इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 8। जो B के नीचे दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12। और जो C के नीचे दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, 3 5 = 15। 8:12:15 इज़ योर आंसर। मतलब बिना किसी झंझट के आंसर मिल जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 2:3 क्वेश्चन से लिखा, 4:5 क्वेश्चन से लिखा। ये 3 मैंने कैसे लिखना बताया कि जो इसके सामने दिख रहा है वही यहाँ छाप दो। ये 4 कैसे लिखा, जो इसके सामने दिख रहा है वही यहाँ लिख दो। ऐसा करने के बाद जस्ट एक चीज़ नोटिस करो कि क्या तीनों में कुछ कॉमन है। वो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो जब नहीं कॉमन मिलेगा तो A के नीचे जो दिख रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दो, B के नीचे जो दिख रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दो, और C के नीचे जो दिख रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दो। अब जाहिर सी बात है इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन के लिए तो मैं पहले देख चुका हूँ। अगर मेरे से यहाँ मिस हो गया होगा तो मुझे यहाँ दिख जाएगा इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए रेशो, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मैंने इस टाइप के 6 क्वेश्चन और लिए। इस टाइप के मतलब इससे अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ये तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल था, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, लेकिन पूरी टाइप कवर करेंगे आज हम। मैथ में तो आपको मास्टर बना देंगे, मतलब जो भी आपको फोबिया है ना मैथ का सब निकल जाएगा।
अब जैसे देखो सेम ही क्वेश्चन लिया मैंने एक और, बस इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है, क्या फ़र्क पड़ता है हमें। मैंने बोला जो फाइंड आउट करना है वो लिखो यहाँ पे, तो आपको ए इज़ टू बी इज़ टू सी निकालना, वो लिख लो। फिर जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो, तो आपको ए इज़ टू बी दिया 8 इज़ टू 9, तो लिखो 8 और 9। आपको बी इज़ टू सी दिया 12 इज़ टू 23, तो लिखो 12 और 23। जो दिया वो उसके नीचे लिख दो। अब ये स्पॉट खाली है तो इसके सामने क्या दिख रहा है 9, तो यहाँ 9 लिख दो, और इसके सामने क्या दिख रहा है 12, तो यहाँ 12 लिख दो। अब लास्ट क्वेश्चन में तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ हर जगह 3 कॉमन है। ध्यान से देखो, क्या 9 में 3 आता है? बिल्कुल आता है। ये वाले 9 में भी 3 आया हुआ है और 12 में भी 3 आता है, तो थ्रू आउट में 3 कैंसिल आउट करने लगा हूँ। कैसे? 3 कितने सा 9, 3 3 सा, ये भी 3 3 सा, और 3 कितने सा 12, 3 4 सा। मतलब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो आप करोगे, और वो ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, बस वो चीज़ तीनों में प्रेजेंट होनी चाहिए, ए में भी, बी में भी और सी में भी, नॉट नेसेसरीली इन द सेम लाइन। अब जब सभी से 3 3 कट गया, अब अभी भी इनके पास 3 3 तो है, बट अभी इसके पास 3 नहीं बचा। अब यहाँ पे 4 है, इसके पास भी 4 है, लेकिन 23 और 3 में कोई इवन नंबर ही नहीं आता, जिसका मतलब अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ना बचे, जस्ट मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 32, 3 इंटू 12 36, और 3 इंटू 23 69। दिस इज़ योर आंसर। रेशोज कंबाइन हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, कोई झंझट नहीं है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है या ज़्यादा चीज़ें याद करनी, कुछ नहीं करना आपको। जस्ट जो चीज़ क्वेश्चन में दी है वो लिखनी है, एक एक गैप बचा होगा वहाँ पे जो सामने दिख रहा है वो फुल फिल कर देना है, और जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल देना है। कॉमन निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने कुछ कॉमन नहीं निकला, और यहाँ हम देख रहे हैं 3 कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर मैं ये नहीं काटता तो आपको 23 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब 23 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना, 23 का टेबल तो नहीं आता आपको, मुझे तो आता है 23 9 से 207, बट जो बिगिनर है उसको 20 तक टेबल आते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता किसी को 20 तक आते हैं, 12 तक ही आते हैं बच्चों को, तो 20 तक टेबल आते हैं वो बड़ी बात है। 23 का आ जाए तो वो और बड़ी बात है। टेबल जितने आ जाएँ, स्क्वायर्स क्यूब्स भी जितने याद हो जाएँ उतना बेटर है, एग्जाम में हेल्प होती है। कहाँ मल्टीप्लाई करने बैठोगे? 12 को 9 से तो चलो कर लोगे 108, 12 8 से 96, लेकिन 23 इंटू 9 तो करना पड़ता है ना। और प्लस अगर आपने यहाँ कॉमन नहीं निकाला तो हो सकता है जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाएँ तो आपको पता ही ना चले उनमें कुछ कॉमन है या नहीं। तो थोड़ा बहुत मैं डिविजिबिलिटीज़ का भी बता दूंगा आपको कि मतलब कैसे पता चल जाता है नंबर देख के कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं, बट आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें आपको एक दिन में नहीं दे सकता, बट यस मेरे पास काफ़ी कंटेंट है, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी हेल्प हो। सिर्फ JKSSB की नहीं, आप SSC CHSL में अपीयर हो रहे हो या CGL देने वाले हो या कोई आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम है, कुछ भी, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा रहे कि ये सिर्फ JKSSB के लिए हेल्पफुल है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये मैथ JKSSB का अलग है, कोई मैथ तो वही है, और कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटीज़ भी तो वही होती हैं। कोई TCS करवा रहा है, कोई IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हर एग्ज़ाम का मेन मकसद यही है आपके अंदर कितना नॉलेज भरा हुआ है वो चेक करना है, कितना टैलेंट है आपके अंदर वो चेक करना है। तो ऐसा नहीं है कि अलग लेवल की चीज़ें, बस ये है कि पेशेंस चाहिए आपके अंदर। आप अगर हमसे जुड़ते हो तो हमारे साथ स्टे करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आज हमारे चैनल पे, कल कहीं और, परसों कहीं और, तो इससे आपका कहीं पे भी गेम नहीं बनेगी। आपको एक जगह देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फिर वहाँ थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते। अभी जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए उनमें A इज़ टू B इज़ टू C पूछ रहा था। यहाँ एक और एलिमेंट ले आया D, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस अपना क्वेश्चन देखना है कि AB है, BC है और CD है। मतलब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन में देना था उसने दिया हुआ सही तरीके से, और जो पूछा वो निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेथड आप जानते हो, तो वही सेम अप्रोच फॉलो करनी है। जो पूछा है वो लिखो, और जो वैल्यूज़ हैं वो इसके नीचे पुट करते जाओ। A इज़ टू B 2 इज़ टू 3 है, तो यहाँ 2 और 3 लिख लो। B और C 4 इज़ टू 1 है, तो यहाँ 4 और 1 लिख लो। और C इज़ टू D 2 इज़ टू 5 है, तो यहाँ 2 और 5 लिख लो। जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिखिए आराम से, ज़्यादा नहीं सोचना आपको कि क्वेश्चन बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन मैं E वाला भी लाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, एक और एलिमेंट जुड़ जाएगा। अब यहाँ खाली स्पॉट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, ये भी खाली है
ये भी खाली है, यहाँ भी नहीं कुछ है हमारे पास, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं है। बट क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ क्या फिल करना होता है जो सामने दिख रहा होता है, तो इसके सामने क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। इसके सामने क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ 1 आएगा। इसके सामने क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ 4 आएगा। और इसके सामने क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर, मतलब जो ये क्वेश्चन में जान लिया मेथड, उस वही मेथड रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन टाइप चेंज होगी तो मेथड चेंज हो जाएगा। जिसमें रेशोज क्लब करने को बोलेगा वो क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। अब मैंने बोला अगर थ्रू आउट कुछ कॉमन है तो काटेंगे। 2 है 2 है 2 है, यहाँ 2 नहीं है। 3 है 3 है 3 है, यहाँ 3 नहीं है। 5 तो सिर्फ यहीं दिख रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो मतलब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। जस्ट मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। दिस इज़ योर आंसर। ऑप्शंस में मिल जाएगा आपको आराम से। इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं आप, फिर थोड़ी टाइप चेंज करते हैं। मतलब ऐसा ना लगे आपको कि सिर्फ 4 तक ही वैलिड है, ये 5 6 जितना मर्जी बड़ा पूछ ले। मेथड यही फॉलो करना कि ब्लैंक स्पेसेस में जो सामने दिख रहा है जस्ट फिल करते जाओ, और जब एक बारी संतुष्टि हो जाए कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करो स्ट्रेट लाइन में, आगे पीछे नहीं। ए के नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, बी के नीचे वालों को करो, सी के नीचे वालों को, डी के नीचे वालों को, और जो फाइनली आपका आंसर आएगा दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशो। आज के टाइम में एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा ही होगा पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में तो लोग लगे ही हैं, और बैंक का एग्ज़ाम भी लोग क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि अगर जितनी भी पोस्ट निकली है वो फिल तो होगी। इसका मतलब लोग क्लियर कर रहे हैं ना एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट ए बिग थिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब आपको डर नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट का कि मुझे ये चीज़ नहीं आती तो मैं ये पेपर नहीं दूंगा। आपको सब आएगा, सिखाने वाला मेरे जैसा चाहिए बस। अब ये 5 फैक्टर आ गए, कोई टेंशन नहीं है, 5 लिखेंगे हम। लिख लिए 5। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो। ए और बी की कितनी है 2 1, तो 2 1 लिखो इसके नीचे। बी और सी की कितनी है 3 2, तो 3 2 लिखो। सी और डी की 3 4 है तो 3 4 लिखेंगे, और डी और ई की 5 2 है तो 5 2 लिखो। अब यहाँ ब्लैंक्स का नंबर और बढ़ जाएगा, बट कोई इशू नहीं है। ब्लैंक्स चाहे कितने भी बढ़ जाएं, हमें पता हमने कैसे फिल करना है। 1 के सामने जितनी भी जगहें हैं हर जगह 1 आएगा। 2 के सामने जितने ब्लैंक्स हैं हर जगह 2 आएगा। 4 के सामने 4 आएगा। 3 के सामने 3 आएगा। ये वाले 3 के सामने 3 आएगा। 5 के सामने हर जगह 5 आएगा। हो गए फिल। अब आपको देखना है थ्रू आउट क्या कॉमन है। 5 इन चारों में है, बट यहाँ 5 नहीं आ रहा। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 2 नहीं आ रहा। 3 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, यहाँ 3 नहीं है। थ्रू आउट मुझे नहीं लगता कुछ कॉमन है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना यहाँ कॉमन ढूंढने में कि ज़बरदस्ती ढूंढ के दिखाना है। नहीं है तो चलो आगे। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। दिस इज़ योर आंसर। नथिंग डिफ़िकल्ट। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता पेपर में पूछने का कोई मतलब बनता है कि आप यहाँ F तक भी चले जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं जाएगा, वो जा सकता है, बट F तक जाने का कोई तुक नहीं बनती। इतना भी क्वेश्चन काफ़ी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही जज करना है तो वो E तक आराम से हो सकता है। और हाँ, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। ये तो मैं सिंपल वैल्यूज़ लेके चल रहा हूँ। अब आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है वैल्यू फ्रैक्शन में हो, तो वो भी सिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ रेशोज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिए हैं। तो सबसे पहला काम हम रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे, आगे फिर सिमिलर प्रोसीजर। रेशो को सिंप्लीफाई आप करते कैसे हैं? जब भी रेशो ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में दी हो, हमें तो रेशो होल नंबर फॉर्म में चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं चाहिए ना। तो कैसे ख़त्म करेंगे फ्रैक्शन, वो देखते हैं। हम डिनोमिनेटर्स देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर कितना 9, इसका डिनोमिनेटर कितना 3। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उनका लेना है एलसीएम। तो आपको एलसीएम लेना है 9 और 3 का।
9 और 3 का एलसीएम मुझे नहीं लगता आपको बच्चों की तरह से निकालने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होता है। छोटे नंबर्स का एलसीएम आपको याद होना चाहिए। जैसे 12 15 का कोई पूछे तो 60, 12 15 20 का कोई पूछे तो 60, उसी तरह 16 और 8 का 16, 12 16 और 50, कुछ ऐसे जितने भी नंबर्स आते हैं आपको सभी का छोटे मोटे नंबर्स का एलसीएम आना चाहिए। ये तो बहुत ही छोटा है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? प्राइम नंबर्स लेके यहाँ पे तो 3 ही ले सकते हैं। 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा और फिर 3 ही लेंगे 1 1, तब तक करते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए। और जहाँ पे ये जो नंबर आते हैं इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, तो एलसीएम आ गया आपका 9। एलसीएम पे किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में कि बड़े नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल ये तो काफ़ी छोटे नंबर्स हैं, जैसे 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होता है, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है। तो यहाँ तो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो इनका एलसीएम आया किनका? डिनोमिनेटर्स का, न्यूमिनेटर्स का नहीं, डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आया उससे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 आया ना इनका एलसीएम, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप। सिमिलरली यहाँ पे 14 एलसीएम आएगा तो आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली यहाँ 10 एलसीएम आएगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। एक चीज़ नहीं मैंने आपको बताई कि आप रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ। अगर कहीं पे ऐसी रेशो है तो आप सेम नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो और सेम नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। हाँ, वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फिर ज़ीरो से करवाने से 0 0 बन जाएगा, फ़ायदा क्या? नॉन ज़ीरो नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो आप, मल्टीप्लाई सिर्फ, मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, फिर रेशो चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? आप देखोगे 9 से 9 कट जाएगा और 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। सेम चीज़ यहाँ पे 14 से 14 कट जाएगा और 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। 10 से 10 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। सिंप्लीफाइड रेशो क्या आ जाएगी? यहाँ तो सिर्फ 2 ही बचा और यहाँ 3 बचा, 2:3। यहाँ 2 इंटू 2 4 और यहाँ सिर्फ 5 बचा, 4:5। यहाँ पे सिर्फ 7 बचा और यहाँ 3 इंटू 2 6। वो डायरेक्टली सिंप्लीफाइड रेशो क्यों देगा आपको? वो चाहता है कि आपको ये भी आता हो कि रेशो को चेंज कैसे किया जाता है। अब एक ही क्वेश्चन में आपके दो कॉन्सेप्ट जज हो रहे हैं, एक तो आपको कंबाइन करना भी आना चाहिए, दूसरा आपको रेशो को चेंज करना भी आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें वो एक से ज़्यादा चीज़ें आपकी देख सके। अब बस जो निकालना है उसके नीचे वैल्यू पुट करो, पूछा तो यही है। तो ए बी सी और डी, ए और बी की वैल्यू डाल दो 2 3। एक चीज़ का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, मैंने भी अभी नोटिस किया, ए बी बी सी, ये जिस पे ख़त्म हुआ ये उस पे शुरू हो रहा है, बट ये तो सी पे ख़त्म हुआ बट ये सी पे शुरू नहीं हो रहा। तो जब वहाँ पे पुट करोगे ना तो ध्यान रखना सी के नीचे सी वाली वैल्यू पुट हो, डी वाला ना गलती से पुट हो जाए। अभी तो ठीक है, ए टू बी में कोई दिक्कत नहीं है, बी टू सी भी ठीक है, 4:5। अब आपको यहाँ सी टू डी चाहिए और क्वेश्चन में डी टू सी दी है, तो ये 7:6 है, आप यहाँ पे 6:7 लिखोगे। अगर D टू सी 7:6 है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि C टू D 6:7 होगा। C को पहले करोगे तो C वाला नंबर भी पहले हो जाएगा, वो चीज़ का ध्यान रखना है। अभी तक जो पीछे क्वेश्चन किया उसमें ऐसा नहीं था, बट यहाँ ध्यान से देख लो, D टू C दी है, नॉट C टू D। तो ऑर्डर चेंज कर लेना जहाँ पे नेसेसरी होगा, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऐसे सीरियल में चलना चाहिए। अगर यहाँ 7 6 लिख दिया, अब तरीका जितना मर्जी सही लिखा दो, अगर अपने वैल्यू गलत लगा दी फिर कैसे आंसर सही आएगा? अब आपको पता है यहाँ पे क्या पुट करना है, 3 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ 6। थ्रू आउट 3 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, क्योंकि 6 में 3 है, आप जानते हो 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2। तो हर जगह से मैं 3 कैंसिल कर रहा हूँ। अभी कुछ कॉमन है, 2 है यहाँ, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ नहीं है। अब कहीं कुछ कॉमन नहीं है, 5 5 यहाँ 5 नहीं है, 7 सिर्फ यही है, अब कुछ कॉमन नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30 एंड 7 5 ज़ा 35। ये आपको समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, वरना इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा।
ये तो आपको ओरली आ जाना चाहिए, पेपर में ये सब काट छाट के थोड़ी दिखाना, आपकी रफ शीट नहीं चेक होती वहाँ पे, आपका सिर्फ आंसर जो मार्क किया वो चेक होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। और ऑफलाइन में भी आपका OMR शीट पे जो आपने आंसर मार्क किया वो चेक होता है। ये सब थोड़ी ना मेथड थोड़ी देखना आपका, ये कोई JK बोस का एग्ज़ाम नहीं है, जम्मू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है कि आपके पूरे तरीके देखे जाएंगे, आप साफ़ सुथरा ऐसे लिखोगे। ये जस्ट समझाने के लिए है, क्वेश्चन में स्पीड आपकी बन जाएगी धीरे धीरे। अभी थोड़ी सी टाइप चेंज करते हैं, मतलब रेशोस कंबाइन करना मुझे नहीं लगता अभी इसके बाद आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है। यहाँ रेशोस फ्रैक्शन फॉर्म में दी थी, अब इस डेसिमल फॉर्म में दे देगा। अब अगर डेसिमल फॉर्म में दे देगा सपोज ऐसे दे दे कि A/B है 1.5:2.5, तो 1.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आप नहीं जानते हो। 1.5 कैन बी रिटन एज 15/10 एंड 15/10 को आप लिख सकते हो 3/2। तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और फिर आप जानते हो फ्रैक्शन वाले के लिए क्या करना है। या और आसान मेथड बताऊं तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल खत्म हो जाएगा। 1.5 × 10 इज 15 एंड 2.5 × 10 इज 25। और अब इनको काट लो। 15 और 25 किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 3 सा 5 5 सा, तो A/B आ जाएगा 3:5। मतलब रेशो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, डेसिमल में मत रखना। डेसिमल में क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। और रेशो कभी डेसिमल फॉर्म में होती ही नहीं है, रेशो हमेशा होल नंबर फॉर्म में होती है, ना डेसिमल में रखनी है ना फ्रैक्शन में रखनी है। और नेगेटिव तो रेशो होती ही नहीं है। अब क्वेश्चंस की थोड़ी सी टाइप बदल गई, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और दोनों में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, नंबर सेम लिए हैं मैंने 753, यहाँ भी 753, बट क्वेश्चंस का लिखने का अंदाज़ डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम ही चीज़ लिखी है, बट लगभग सेम चीज़ पूछ रहा है। A/B/C, A/B/C, यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है। तो पहले ये वाला बताता हूँ कैसे करते हैं। जब इनके डिनोमिनेटर्स में नंबर लिखे हों, आप जानते हो ये तीनों चीज़ें बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये तीनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल है ना, तो इनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगी। जब यहाँ A, B और C की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी, तो मैं मान लेता हूँ ये सारे के सारे आपस में किसके बराबर हैं, 1 के। जब आपको नहीं पता ऐसे केस में किसके बराबर लेने हैं, तो बुक्स में ना K के बराबर लिया होता है। K के बराबर लो या 1 के बराबर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 के बराबर लो, ज़्यादा ईजी रहता है। 1 के बराबर ले सकते हो, आप किसी के भी बराबर ले सकते हो। ये तीनों क्वांटिटीज़ बराबर है ना, ये किसी भी चीज़ के तो बराबर होंगी। मैं कहता हूँ 1 के बराबर ले लो। अब अगर ये तीनों 1 के बराबर हैं, तो ये इंडिविजुअली 1 के बराबर होंगे कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि A/7 विन द 1 के बराबर होगा, A/7 विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली B/5 वो भी 1 के बराबर होगा, और C/3 वो भी 1 के बराबर होगा। तीनों 1 के बराबर हैं, तो अकेले अकेले भी तो 1 के बराबर होंगे ये। अब आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या है इसमें, A/7 1 है, तो आपको पता है 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। सिमिलरली B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनकी वैल्यूज़ तो वही आई जो इनके डिनोमिनेटर्स में लिखी थी। A के नीचे क्या लिखा था, A के नीचे 7 लिखा था, तो A की वैल्यू भी कितनी आई, 7। B के नीचे 5 लिखा था, तो B की वैल्यू क्या आई, 5। और C के नीचे 3 लिखा था, तो C की वैल्यू क्या आई, 3। तो कोई आपको सीधे बता देगा कि जो इनके नीचे नीचे ये लिखा होता है यही इनका आंसर होता है, तो वो बोल देगा ट्रिक है। ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती मैथ में, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, और मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने या क्वेश्चंस करने के तरीके आने चाहिए आपको, और वो तभी आएंगे जब आपने एक तरह के काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। ये कोई फर्जी ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, मतलब जिसमें आपको कोई चीज़ याद करनी पड़ रही है, ऐसा मत करो। आप बस क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि यार यहाँ पे ये तीनों क्वांटिटीज़ किसी चीज़ के तो बराबर होंगी ना, बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, यहाँ ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये अप्रोच नहीं लगाऊंगा। जहाँ पे इज इक्वल टू लगा होगा वहाँ ऐसा मेथड लगाऊंगा कि इसको सभी को किसी एक नंबर के बराबर मान लूँगा। वो बुक्स में उन्होंने के माना होता है। अगर आप के मानते तो आपका आंसर क्या आ रहा होता, ए की वैल्यू आ रही होती 7K, बी की वैल्यू आ रही होती 5K, और सी की वैल्यू आ रही होती 3K। तो फिर आप क्या करते, A/B/C जब निकालते तो आप लिखते 7K/5K/3K। और आपको पता है तीनों चीज़ों में जो चीज़ कॉमन हो वो कट जाती है, तो फिर K से K कट ही जाना था।
तो क्या कोई मतलब है के लेने का? तरीके से आपको किसी को क्वेश्चन समझाना थोड़ी, आपको तो सिर्फ पेपर में मार्क्स लाने हैं फ़िलहाल के लिए, और पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। वन लेके कर रहे हो आप, वन लेके करना सही तरीका नहीं है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, बट इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने के लिया कि वन लिया। आपको मेन चीज़ है कि आंसर में क्या 1% का भी फ़र्क आया कि ये तो कैंसिल आउट होना ही था, तो मैं क्यों के लूँ यहाँ पे, बताओ। अब इसको करने का तरीका देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे इज इक्वल टू की साइन दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो गलती से भी वो वाला मेथड मत लगाना कि इन सभी को किसी एक के बराबर लिख लो। क्या ये खुद में बराबर है? नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, A/B/C की रेशो दी हुई है, रेशो दी है, लेकिन रेशो इस फॉर्म में नहीं होती, मैं जानता हूँ। रेशो तो हमेशा होल नंबर फॉर्म में होती है, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दी है, तो मुझे फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। और फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए अभी बता चुका हूँ क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है किनका, डिनोमिनेटर्स का। तो आपको 7 का, 5 का और 3 का एलसीएम लेना है, 7 का, 5 का और 3 का। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये तीनों नंबर्स कैसे हैं, ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 7 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। जब तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम हैं तो इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा। प्राइम नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर। एलसीएम ऑफ 7, 5 and 3 is equal to 7 into 5 into 3. 7 5 is 35, 35 3 is 105। पहला काम किया गया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया। जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया तो अब हर एक टर्म को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 1/7 को भी 105 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 को भी 105 से मल्टीप्लाई करोगे और 1/3 को भी 105 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये तीनों के तीनों 105 से कैंसिल आउट होंगे। अब 7 का 105 कितनी बार कटेगा, 5 3 15 टाइम्स, 7 1 7 15 5 से कितनी बार कटेगा, 5 को छोड़ दो, 7 3 21 टाइम्स, और 3 से कितनी बार कटेगा, 3 को छोड़ दो, 7 5 35 टाइम्स। तो सिंप्लीफाइड रेशो क्या आ जाएगी आपकी, A/B/C 15:21:35। अब आपको कोई बंदा ट्रिक के तौर पे कैसे बताएगा ये क्वेश्चन कि 1 के नीचे क्या आ रहा है, 7, तो वो बोलेगा ये 7 छोड़ दो, यहाँ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 15 ही आई। B के नीचे क्या आ रहा है आपका 5, तो वो बोलेगा 5 छोड़ दो, 7 3 21 आएगा, यहाँ पे 21 ही आया। और C के नीचे क्या आ रहा है 3, तो वो बोलेगा 3 छोड़ दो, 7 5 35। बट ये हो गई चीज़ें याद करने वाली। ऐसे कभी भी आपका मैथ डेवलप नहीं होगा कि आप ऐसे याद करने बैठ जाओगे, हाँ इस क्वेश्चन में उसने बोला था ऐसा करते हैं। याद कभी नहीं करना, पूरा तरीका जानना है कि ये बंदा बोलता है आपको क्या करना है। जब भी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, मल्टीप्लाई इट बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आया 105, हर एक टर्म को 105 से मल्टीप्लाई करो, बेस्ट अप्रोच है। गलती कहीं नहीं लगेगी और याद कुछ नहीं करना है। एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, अपने आप चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो कैंसिल आउट करके आंसर है वो होल नंबर फॉर्म में ही आएगा। इसीलिए तो किया था एलसीएम से मल्टीप्लाई, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए सभी के सभी टर्म्स। याद करने मत बैठो कि इस क्वेश्चन में अच्छा इसके नीचे ये आ रहा है तो इसको छोड़ दो तो ये 15, इसके नीचे ये आ रहा है इसको छोड़ दो तो 21, इसके नीचे ये आ रहा है तो इसको छोड़ दो ये 35। ये धीरे धीरे खुद ही आपको याद होने लगेगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये सब था, तो ये इसकी ट्रिक बन जाएगी। खुद ही आप ये रियलाइज करोगे व्हेन यू विल सॉल्व इस टाइप के 15-20 क्वेश्चन। 1-2 से कभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो सकता, 1-2 से कभी भी आपको खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, और बिना कॉन्फिडेंस के एग्जाम निकल ही नहीं सकता। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रिसीशन। अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने और क्वेश्चंस भी कवर किए, क्योंकि मुझे लगता है हर टाइप का एक एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं, तो बाकी आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस देंगे आपको, पीडीएफ की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, स्टे पेशेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसमें ए के नीचे 7 लिखा था डिनोमिनेटर में, यहाँ ए के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट बीच में इक्वालिटी की साइन थी। क्वेश्चन की पहचान करनी है आपको कि ये रेशो में दिया यहाँ पे कि इक्वालिटी की साइन है। इक्वालिटी की साइन है तो इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। वैसे ही है, वहाँ पे हमने कहा था कि ये 3 रेशोज अगर आपस में बराबर हैं तो ये किसी चीज़ के तो बराबर होंगी ना, तो वहाँ मैंने कहा था 1 के बराबर ले लो। यहाँ भी 1 के बराबर ले सकते हो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी जाएगा, पहले मैं 1 के बराबर लेके दिखा देता हूँ, आंसर सेम आएगा। चलो 1 के बराबर ले लो पहले, ठीक ले लिया 1 के बराबर।
तो ये सारे इंडिविजुअली भी तो 1 के बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये भी 1 के बराबर होगा और ये भी 1 के बराबर होगा। इट मीन्स ट्वाइस ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सिमिलरली 3b भी किसके बराबर, 1 के, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। और सिमिलरली 5c भी किसके बराबर, 1 के, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। और आप जानते हो रेशो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता। मीन्स a इज टू b इज टू c आपका क्या आ रहा है, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। और जो इस फॉर्म में a इज टू b इज टू c हो तो आप जानते हो इसके बाद क्या करना होता है। इसके बाद आपको 2, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। अब 2, 3 और 5 अगेन कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम मैं अभी बता दिया आपको, इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। 2 3 6, 6 5 30। तो हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 से। ऐसा करने से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 15 जा 3 1 जा 3 10 जा 5 1 जा 5 6 जा। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 15 इज टू 10 इज टू 6। लेकिन ये हुआ 1 लेके थोड़ा लेंथी गया। आपने देखा कि पहले फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियोज आई और फिर जाके आंसर मिला। तो जब मल्टीप्लिकेशन में दिया हो ना तो ऑलरेडी इनके एलसीएम के बराबर इक्वेट करना चाहिए। जब भी यहाँ a और b और c के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब आप 1 के बराबर इक्वेट ना करो, तब आप इनके एलसीएम के बराबर इक्वेट करो। मतलब 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो 30 के बराबर इक्वेट करो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, सीधा आंसर आएगा। मैं दिखाता हूँ। ये तो हुआ नॉर्मल अप्रोच कि आप ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करना चाहते हो, आपने कहा एक ही तरीका अपना लेते हैं, 1 के बराबर इक्वेट करना होता है, 1 के बराबर ही कर लिया। पेपर में टाइम ज़्यादा तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर सीधा भी करना तो उसका भी मेथड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर सेम आएगा, इसलिए मैंने आंसर नहीं मिटाया। 15 इज टू 10 इज टू 6 ही आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 के बराबर ना इक्वेट करो, किसके बराबर इक्वेट करो, सीधा इनके एलसीएम के बराबर। ये जो मैंने 30 लिखा है, इट इज़ द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। एलसीएम मिलो बेटर ऑप्शन है, वरना इनका कोई भी मल्टीपल भी ले सकते हो। अब यहाँ से आपको पता चला कि ट्वाइस ए किसके बराबर है, 30 के। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। यहाँ ए की सीधी सिंप्लीफाइड वैल्यू सामने आ गई जो चाहिए। सिमिलरली 3b किसके बराबर है, 30 के। तो b कितना आ जाएगा, 10। b की भी सीधी वैल्यू आ गई जो आपको चाहिए। और उसी तरह 5c किसके बराबर है, 30 के। तो c कितना आ जाएगा, 30/5, 30/5 c आ गया आपका 6। इतना तो समझते हो 15 कैसे लिखा मैंने। ये 2 जो है यहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू के इस साइड अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है। आई होप कि आप इतना मैथ जानते हो। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। क्या फ्रैक्शन फॉर्म में आया, नहीं। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आया तो यही आंसर है, 15 इज टू 10 इज टू 6। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी जब आप किसी एक पर्टिकुलर बुक से प्रैक्टिस करोगे। वैसे तो हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएं। मेन चीज़ है कि आपको मेथड आना चाहिए। और आई होप आज मैंने जितनी चीज़ें समझाई हैं आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं पता चली। नेक्स्ट वीडियो में मेक श्योर करूँगा कि वो चीज़ आपको दोबारा समझा दूँ। और फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से मेरे को अंदाज़ा होगा कि मेरे को कहाँ चीज़ इम्प्रूव करनी है खुद में। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं ऐसा कभी नहीं समझता हूँ कि मैं परफेक्शन अचीव कर सका हूँ। अभी भी मेरे को बहुत कुछ सीखना है और वो आप मेरे को बताओगे कि कहाँ कमी रह गई थी। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ।